Dear students, very very good morning. बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में हम तिलक के राष्ट्रवाद का अध्ययन कर रहे थे। आज हम तिलक के राजनीतिक साधन संबंधी विचारों का अध्ययन करेंगे। तिलक ने साधनों के बारे में मूल्यात्मक दृष्टि से कभी विचार नहीं किया, अपितु तिलक ने ये कहा कि साधनों को उपयोगिता की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तिलक ने उन सभी साधनों को उचित माना जो साध्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। तत्कालीन भारत में दो प्रकार के साधन प्रचलित थे, क्रांतिकारी साधन और दूसरे उदार संवैधानिक साधन। तिलक ने इन दोनों ही साधनों को भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं माना और ये कहा कि एक तीसरे प्रकार के साधन, खुले राजनीतिक साधन को भारतीय परिस्थितियों में अपनाया जा सकता है। तिलक का यह कहना था कि लक्ष्य एक उचित यदि निर्धारित किया है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों पर ज़्यादा विचार नहीं किया जाना चाहिए और क्रांतिकारी हिंसक साधन भी तिलक ने अस्वीकार्य बताए और उदार संवैधानिक साधनों को भी तिलक ने अस्वीकार्य बताया। तिलक ने जो साधन अपनाने की बात कही उसमें हिंसक और क्रांतिकारी साधनों पर तिलक ने कहा कि हालांकि तिलक मैजिनी और गैरीबाल्डी द्वारा अपनाए गए क्रांतिकारी साधनों से सहमत थे। रूस में जारशाही के विरुद्ध अपनाए क्रांतिकारी साधनों को भी उचित मानते थे, परंतु भारतीय परिस्थितियों में तिलक ने उक्त साधनों का समर्थन नहीं किया, जबकि इनके कई क्रांतिकारी राजनीतिज्ञों से, क्रांतिकारी समाज सुधारकों से इनका परिचय था, इनका संपर्क था, लेकिन फिर भी मैजिनी और गैरीबाल्डी के साधनों को तिलक ने भारत के परिवेश के अनुकूल नहीं बताया। उदारवादी साधनों पर विचार करते हुए तिलक ने कहा कि ये जो साधन है ब्रिटेन की साम्राज्यवादी प्रकृति के अनुरूप नहीं थे, क्योंकि उदारवादी जो साधन है वो संविदावादी व्यवस्था में ही सफल हो सकते हैं। उपनिवेशवादी जो शासन व्यवस्था है उसमें ये लागू नहीं किए जा सकते। उदार संवैधानिक साधन राष्ट्रीय स्वाभिमान के अनुरूप नहीं थे और संवैधानिक साधनों के बारे में स्वयं उदारवादियों के भी कटु अनुभव थे, तो उदारवादी साधनों के लिए भी तिलक ने एक तरह से निषेध माना या उनको उसने स्वीकार नहीं किया। तिलक ने खुले राजनीतिक साधनों पर विचार किया जो कि एक तीसरे प्रकार में हम शामिल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत निहित है निष्क्रिय प्रतिरोध, बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा। तिलक का कहना था कि ये जो साधन है ये भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है और यदि इन्हें ईमानदारी पूर्वक सद इच्छा से लागू किया जाए तो भारतवासी अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लक्ष्य को अतिशीघ्र ही प्राप्त कर लेंगे। तिलक ने निम्न तीन खुले साधनों को सबसे ज़्यादा उचित माना, जैसे स्वदेशी। तिलक का ये कहना था कि जो बाहर से आकर सरकार यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर रही है वो यहीं के लोगों के सहयोग से शासन की क्रिया प्रक्रियाएं संचालित कर रही है। यदि यहाँ के लोग ब्रिटिश सरकार को सहयोग देना बंद कर दें तो वो अपने शासनिक प्रशासनिक कार्यों को नहीं कर पाएगी। उसी तरह से यहीं के कच्चे माल को ले जाकर जो ब्रिटिशर्स हैं वो वहाँ के मशीनों के निर्मित माल को लाकर यहाँ पर वितरित करते हैं और यहाँ के मुद्रा को ब्रिटेन ले जाते हैं। तो हमें यहाँ पर स्वदेशी को अपनाना चाहिए। स्वदेशी के कारण हम अपने यहाँ पर लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करेंगे और विकास इस लघु और कुटीर उद्योगों के विकास द्वारा रोजगार के अवसर भी यहाँ के लोगों को मिलेंगे, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी उस समय भारतीय परिस्थितियों की एक प्रमुख अवधारणा बन चुकी थी। भारतीय कृषक, भारतीय जो श्रमिक वो सब बेरोजगार थे। ऐसी स्थिति में भारतीय परिवेश के अनुकूल छोटे उद्योगों को विकसित किया जाना चाहिए जो कृषि के माल पर ही डेवलप किए जा सके, जिसमें बहुत बड़ी मशीनरी की आवश्यकता नहीं पड़ती हो। स्वदेशी कारखानों में जो माल निर्मित होगा उससे यहाँ के लोगों की आवश्यकता भी कम मुद्रा में पूर्ति उनकी हो पाएगी। उन्हें बहुत ज़्यादा धन अपने जीवनचर्या पर, अपनी दैनिक आवश्यकताओं पर खर्च नहीं करना पड़ेगा। तिलक का बखान था
कि यदि हम गोरे लोगों की गुलामी में नहीं रहना चाहते तो हमें स्वदेशी के आंदोलन को पूरी ताकत के साथ चलाना होगा। यही एकमात्र ऐसा प्रभावशाली साधन है जो हमें मुक्ति दिला सकता है। इस आंदोलन की मदद से हमें ब्रिटिश शासकों को इस बात के लिए बाध्य करना होगा कि वे हमें ब्रिटिश नागरिकता के समस्त अधिकार प्रदान करें और हमसे गुलामों जैसा बर्ताव नहीं करें, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के सहयोग से भारतीय मुद्रा से सब कुछ कार्य कर रही थी। तो ब्रिटिश सरकार को हम सबसे पहले सहयोग करना बंद करें। ब्रिटिश सरकार को सहयोग नहीं करेंगे तो हमें अपने स्वदेशी साधनों, स्वदेशी वस्तुओं, स्वदेशी उत्पादों का निर्माण करना पड़ेगा। दूसरा, बहिष्कार, क्योंकि जब हम स्वदेशी की तर्ज पर चलेंगे तो बहिष्कार तो हमें नेचुरल रूप में अपनाना होगा। इस बहिष्कार में हमें ब्रिटिश संस्थाओं का भी बहिष्कार करना होगा, ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना होगा और ब्रिटिश वैल्यूज का बहिष्कार सबसे पहले करना होगा। ब्रिटिश शिक्षा पद्धति, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, इन सब का हमें बहिष्कार करना होगा और अपने राष्ट्र की आवश्यकताओं के अनुसार इन सब चीज़ों को अपने परिवेश के अनुकूल, अपने मूल्यों के आधार पर निर्मित करना होगा। तिलक ने कहा कि बहिष्कार एक ऐसा राजनीतिक शस्त्र है जिसे बिना हिंसक संघर्ष से किसी भी लक्ष्य को पाया जा सकता है। तो ब्रिटिश शासन से मुक्ति में भी बहिष्कार एक महत्वपूर्ण अस्त्र और शस्त्र का काम कर सकता है और जो भारतीय बिना किसी हिंसक क्रांति के भी इसे अपना सकते हैं। मूक रहकर किसी सरकार को पराजित करना है, उसमें बहिष्कार एक बहुत बड़ी ताकत रखता है। तिलक ने यह कहा कि हमारा राष्ट्र एक वृक्ष की तरह है जिसका मूल तना स्वराज्य है और स्वदेशी तथा बहिष्कार उसकी दो शाखाएं हैं, क्योंकि स्वराज्य प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है और इस स्वराज्य की शाखाएं जो दो तिलक ने बताई वो एक स्वदेशी है। और जब स्वदेशी को हम अपनाएंगे, अपनी चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे, अपनी चीज़ों का स्वयं उत्पादन करेंगे, तो हम विदेशी चीज़ों का स्वाभाविक रूप में बहिष्कार करेंगे। तीसरा जो खुले राजनीतिक साधन के रूप में तिलक ने प्रयोग करने के लिए कहा साधन, वो है निष्क्रिय प्रतिरोध। जैसे कि संध्या आर्य ने लिखा, तिलक एवं उसके अन्य गर्मपंथी विचारकों ने स्पष्ट किया कि निष्क्रिय प्रतिरोध भी उदारवादी चिंतकों की पद्धति के समान वैधानिक है। ब्रिटिशर्स ने भी इंग्लैंड में अनेक बार इस पद्धति का प्रयोग किया था और कहा कि वह तरीका जो पूर्णतः वैधानिक, पूर्णतः संवैधानिक एवं पूर्णतः न्यायविद है वह निष्क्रिय प्रतिरोध है। तिलक की बहिष्कार की भावना एवं आंदोलन में निष्क्रिय प्रतिरोध का बीज मौजूद था। तिलक ने यह कहा कि आपका जो दूसरे शासन या सत्ता का प्रतिरोध करने का तरीका है उसमें बिना किसी हिंसक साधनों के यदि आप उसका विरोध करते हैं, उसके लिए आप हड़ताल कर सकते हैं, आप प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी मांगें बता सकते हैं। इन चीज़ों के आधार पर आप चाहे स्वदेशी हो चाहे विदेशी सरकार हो उसको झुकाने की सामर्थ्य रखते हैं। इसी तरह खुले राजनीतिक साधनों में तिलक ने कहा राष्ट्रीय शिक्षा, क्योंकि शिक्षा हर देश के नागरिकों के दिमाग को खोलने का काम करती है। यदि जैसे जैसे उस किसी भी देश के नागरिक शिक्षा के स्तर को प्राप्त करते जाएंगे वैसे वैसे उनमें स्वयं में स्वतंत्रता और समानता को प्राप्त करने की भावना जागृत होगी। तो तिलक जिस तरह से गोखले ने ब्रिटिश पाश्चात्य शिक्षा और वहाँ की प्रणाली, वहाँ के पाठ्यक्रम को बहुत पसंद किया, राजा राम मोहन राय ने पसंद किया, तिलक ने कहा कि पाश्चात्य शिक्षा हमारे लिए किसी भी रूप में उपयोगी नहीं हो सकती, यहाँ के परिवेश के अनुकूल। हालांकि ये तिलक के संकुचित विचार हम कह सकते हैं। तिलक ने कहा कि यहाँ के अनुकूल जो गुरुकुल प्रणाली पहले से चली आ रही थी उसी को डेवलप करने का प्रयास किया जाना चाहिए और शिक्षा प्रणाली का जो पाठ्यक्रम हो इस प्रकार से हो, मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। जबकि गोखले का विजन था कि एक जो आज के समय में हमने 20वीं सदी के एंड में ग्लोबलाइजेशन देखा, उसकी कल्पना गोखले, राजा राम मोहन राय ने उस समय की थी। तब उन्होंने अंग्रेजी भाषा की महत्ता को स्थापित किया। तिलक ने कहा
कि शिक्षा मातृभाषा के माध्यम से दी जाए और हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता दी जाए, क्योंकि हिंदी चूंकि भारत राष्ट्र की भाषा है। ये तिलक की बहुत अच्छी मांग थी और संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी को ही मान्यता दी जानी चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं के लिए देवनागरी लिपि को मान्यता दी जानी चाहिए और औद्योगिक शिक्षा का प्रबंध भी किया जाना चाहिए। धार्मिक शिक्षा और धार्मिक सहिष्णुता की भावना को भी क्रिएट किया जाना चाहिए। व्यक्ति में अपने साथ दूसरों के अस्तित्व और वजूद को, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, उसको टॉलरेट करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति जीवो और जीने दो के सिद्धांत पर ही अवलंबित है। राजनीतिक शिक्षा, राष्ट्र के प्रति दायित्व सिखाए जाने चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में ही नागरिक जो छात्र हैं उनको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर दिया जाना चाहिए कि व्यक्ति से पहले राष्ट्र है। यदि राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, राष्ट्र यदि स्वतंत्र नहीं है, तो व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता कहाँ सुरक्षित रख सकता है। तो शिक्षा इस प्रकार की दी जाए कि अपने परिवेश, अपने देश के मूल्यों का विकास छात्रों के अंतर्गत किया जाए और वो राष्ट्र के प्रति अपने आप को समर्पित करने की भावना सदैव अपने में पाले रखें। तो राष्ट्रीय शिक्षा पर तिलक ने ये 4 साधनों के द्वारा तिलक ने ये बात बताई कि भारत राष्ट्र को अपनी आज़ादी के लिए ये कोई हिंसक साधन नहीं होंगे, ये बिल्कुल मूक तरीके से और एक संवैधानिक साधनों की श्रेणी में, क्योंकि बखान करने का तरीका एक उग्रवादी के रूप में तिलक का था, लेकिन साधनों को यदि गौर से देखा जाए तो इन साधनों में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा की बात तिलक ने नहीं कही। हाँ, ये है कि स्वराज्य जो आपका लक्ष्य है वो आपको भीख मांगने से या प्रार्थना पत्रों के माध्यम से, अनुनय विनय के माध्यम से या ब्रिटिशर्स की तारीफ करने से कभी नहीं मिल पाएगा। इसके लिए भारतवासियों को एकजुट होकर संघर्ष अवश्य में करना होगा और इस संघर्ष के द्वारा ही वो अपने देश की आज़ादी को प्राप्त कर पाएंगे। तिलक के इन विचारों के बाद तिलक के राष्ट्रवाद संबंधी जो विचार हैं उनका हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।